गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माय नेम इज मनोज यादव और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोग्राम एफिशिएंसी एंड कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस। इससे प्रीवियस एल्गोरिथम में हमने डाटा स्ट्रक्चर के कंसेप्ट, बेसिक्स और कुछ फंडामेंटल्स इंफॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया था। आज थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड टुडे इज द टॉपिक दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट इन डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक नाउ। The main point regarding an algorithm. So first of all, before discussing the algorithm in detail, let's go and focus on the definition of an algorithm. So algorithm is nothing but a finite set of instruction that accomplish a particular task. क्या मतलब है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है। एक एल्गोरिथम फाइनाइट मतलब जिनकी काउंटिंग हो सके, ओके, लिमिटेड इन अ नंबर, आप ऐसे कह सकते हैं। इनफाइनाइट जिसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, फाइनाइट जिनकी काउंटिंग कर सकते हैं। सो एन एल्गोरिथम इज अ फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो फाइनाइट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है जो कि कोई पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करती हैं। सो दिस इज नथिंग बट अ डेफिनेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, सिंपल डेफिनेशन है। और कुछ फीचर्स हैं एल्गोरिथम के, उनमें से वन ऑफ द फीचर इज इनपुट, वन फीचर इज आउटपुट, डिफाइडनेस, फाइनाइटनेस, इफेक्टिवनेस। अब क्या क्या मतलब है फीचर का या क्राइटेरिया का, कि हर एक एल्गोरिथम के लिए एक डेफिनेटली अ सेट ऑफ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जांपल हमें एडिशन ऑफ ए टू नंबर करना है, तो दो नंबर, द बोथ नंबर ए एंड बी आर नथिंग बट आवर इनपुट, एंड definitely an algorithm is performing or producing some output. So a plus b equal to result, and so result is nothing but your output. So output of a plus b is your answer. So that is the one of the major criteria. Another point is definedness, that is clear and unambiguous. Look, if something you know, that means it is very clear to you. Okay, there is no ambiguity, you don't have a doubt on a particular statement. That's mean you have a clear and crisp idea how things are working for you. आपको exactly पता है चीजें कैसे काम कर रही है। Finiteness, terminate after a finite number of steps। जैसे कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन बताती है, एक एल्गोरिथम में अनलिमिटेड स्टेप्स नहीं होने चाहिए। वो कुछ टाइम के बाद 8, 10, 15, 20, 25 कुछ लिमिटेड नंबर्स ऑफ स्टेप्स के बाद एल्गोरिथम को एंड कर देना चाहिए। अनदर पॉइंट इज इफेक्टिवनेस, इंस्ट्रक्शन इज बेसिक इनफ टू बी कैरीड आउट। ओके, जिस काम के लिए वो किया गया है, एल्गोरिथम बनाया गया है, डेफिनेटली उस पर्पस को अचीव कर पाए। ओके, सो दिस आर द सम क्राइटेरिया of algorithm. Now next slide is what is the good algorithm basically. So good algorithm की क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? रन इन लेस टाइम, वो कम से कम टाइम ले एग्जीक्यूट होने में। और ऑब्वियस सी बात है, सेकंड पॉइंट, वो कम स्पेस ले, कम मेमोरी ले, कम मेमोरी कंज्यूम करे वो पर्टिकुलर एल्गोरिथम। दैट इज द गुड एल्गोरिथम इन आवर डेफिनेशन। ओके, और अगर हम पर्टिकुलरली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट इन दोनों में ही है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अगर मुझे चुनना हो, सेलेक्ट करना हो कि यार विच इज मोर इम्पोर्टेंट, एक तरफ स्पेस कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, एक तरफ टाइम कॉम्प्रोमाइज हो रहा हो, ओके, तो मैं किसको सेलेक्ट करूंगा? हमें सेलेक्ट करना चाहिए जहां पे टाइम इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, हम चाहे एक बार को स्पेस कॉम्प्रोमाइज कर ले, बट टाइम हमें नहीं कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए। दैट्स मीन टाइम इज more important phenomena than space. Now, moving to next slide, measuring the efficiency. So, 2 points are there. Okay, how you measure the efficiency of an algorithm? As we already discussed, that complexity of an algorithm or performance of an algorithm is basically divided in two major criteria or two major groups. One is space and another is the
time. So one is the space complexity and another is the time complexity. स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है जितनी भी स्पेस की रिक्वायरमेंट हो किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में, वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है जितनी टाइम की रिक्वायरमेंट हो उस एल्गोरिथम को एग्जीक्यूट करने में, वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, it would seem that most obvious way to measure the efficiency of an algorithm is to run it and measure how much processor time is required or needed. That's mean अगर आपको एक्चुअली एनालिसिस करनी है तो डेफिनेटली आप उस एल्गोरिथम को परफॉर्म करिए और उसके टाइम को एनालिसिस करिए। दैट्स द इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाउ अभी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की हमने बात करी, एक जनरल डेफिनेशन देखिए। नाउ कम टू द मोर स्पेसिफिक डेफिनेशन ऑफ अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातों में फिक्स स्पेस रिक्वायर्ड। लुक, देयर इज अ वन फॉर्मूला आई एम मेंशनिंग हियर, one that is space complexity is the combination of C plus SPI. Okay, what is the C? C stand for constant. Okay, C stand for constant. And what is SPI? Bracket I. That means it is denoting instance characteristic. I will let you know when I defining this term in current of this slide. Now, what is the two major factor which basically focus in space complexity? One is fixed or space requirement. What is the meaning of this? Now we know that for any particular program, a program is divided into a two portion. One portion where the size of a program is fixed, another portion on which a program changes as the input changes. एक एग्जांपल की बात करें, अगर हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाया है जो कि इनपुट प्रोग्राम के इनपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, किसके ऊपर डिपेंड करता है? जो भी उसमें फिक्स पार्ट ऑलरेडी है उनके ऊपर सिर्फ डिपेंड करता है, तो वो कहलाता है फिक्स स्पेस रिक्वायरमेंट। यानी कि एक प्रोग्राम के अंदर दो टाइप की स्पेस होती है, एक फिक्स स्पेस। फिक्स स्पेस का मतलब है कि वक्त या टाइम या इनपुट के ऊपर वो डिपेंड नहीं कर रही है। आप एग्जांपल के तौर पे अगर आपका प्रोग्राम 4 बाइट की मेमोरी लेगा तो फिक्स स्पेस आप उस प्रोग्राम का चाहे कितनी बार भी यूज करें, कितनी बार भी आप उसको एक्सेस करें, वो 4 बाइट का ही स्पेस हमेशा लेगा। ठीक है, दैट्स मीन इट इज अ फिक्स फॉर योर प्रोग्राम। वन फीचर क्या है? इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इनपुट एंड आउटपुट। ये आपके इनपुट और आउटपुट के ऊपर डिपेंड नहीं करता। जो फिक्स प्रोग्राम के अंदर आप चाहे 10 इनपुट वेरिएबल बना लीजिए, 4 इनपुट वेरिएबल बना लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने इनपुट वेरिएबल बना रहे हैं, ये उनके ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ओके, तो क्या चीज के ऊपर फोकस करता है? इंस्ट्रक्शन स्पेस। आपके इंस्ट्रक्शन का कितना स्पेस है? स्पेस फॉर सिंपल वेरिएबल और फिक्स साइज स्ट्रक्चर वेरिएबल कांस्टेंट। मान लीजिए आपने अपने प्रोग्राम में कोई कांस्टेंट बनाया है, तो अब आपको फर्क नहीं पड़ रहा, आप अपने प्रोग्राम में 10 वेरिएबल बना लीजिए, 20 वेरिएबल बना लीजिए, एक कांस्टेंट जितना भी साइज लेगा वो फिक्स है, वो कभी चेंज नहीं होगा फ्यूचर के एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम। इन फ्यूचर एग्जीक्यूशन ऑफ योर प्रोग्राम योर कांस्टेंट अ फिक्स पोर्शन वुड नेवर चेंज। ओके, नेक्स्ट पार्ट है वेरिएबल स्पेस, यानी आपके प्रोग्राम का वो स्पेस जो कि चेंज होता रहता है बिकॉज इट्स डिपेंड अपॉन द इंस्टांस कैरेक्टरिस्टिक। इंस्टांस कैरेक्टरिस्टिक को तो सिंपल शब्दों में कह सकते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। यानी अगर आपके प्रोग्राम में इनपुट बदल रहा है, इनपुट चेंज हो रहा है, तो डेफिनेटली उसका स्पेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनपुट के फीचर्स पे। अगर 4 इनपुट वेरिएबल है तो फॉर एग्जांपल स्पेस 4 का फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड्स ऑन दोज पर्टिकुलर 4 वेरिएबल
और अगर मान लीजिए 8 वेरिएबल है तो आपका प्रोग्राम डेफिनेटली डिपेंड करेगा उस 8 वेरिएबल के साइज के ऊपर, यानी कि प्रोग्राम का साइज चेंज हो रहा है या डिपेंड कर रहा है कितना वेरिएबल स्पेस आपके प्रोग्राम का है। अब एग्जांपल के तौर पे हम एक एरे लेते हैं और एरे के अंदर मान लीजिए आपने साइज रखा है 50 तो दैट्स मीन आपके प्रोग्राम का स्पेस डिपेंड कर रहा है। मान लीजिए सेम प्रोग्राम किसी ने बनाया, किस चीज़ का प्रोग्राम है, वो प्रोग्राम है सम ऑफ ऑल एरे एलिमेंट्स, यानी एरे के अंदर जितने भी नंबर है उनका सम है। अब किसी ने वो प्रोग्राम बनाया जिसमें 5 ही एरे के एलिमेंट लिए, जबकि किसी दूसरे ने बनाया उसने एरे के एलिमेंट 15 लिए। ओके, अब डेफिनेटली दोनों के ये साइज अलग अलग हैं। क्यों? क्योंकि इनपुट आपका अलग है। जिस एरे में आपने 5 ही साइज लिया वो डेफिनेटली 50 या 100 एरे के साइज से कम होगा। तो आपको अपने प्रोग्राम का, अब एक सुपर इंपॉर्टेंट लाइन सुनिए, जैसे कि हमने बताया एक प्रोग्राम बेसिकली फिक्स पार्ट और वेरिएबल पार्ट के ऊपर डिपेंड करता है स्पेस, लेकिन फिक्स पार्ट क्योंकि फिक्स ही रहता है, कभी फ्यूचर में बदलेगा नहीं, चाहे आप अपने प्रोग्राम को कितनी बार भी एक्सेस करें। लेकिन वेरिएबल पार्ट टाइम के साथ बदल सकता है। आपने एक बार 4 वेरिएबल बनाए अपने प्रोग्राम में, दूसरी बार 8 बनाए, तो डेफिनेटली 8 का साइज इन कंपेयर टू 4 ज़्यादा होगा। तो आपको ये देखना है कि आपके प्रोग्राम में, क्योंकि वेरिएबल स्पेस ही सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स वाई आपको फोकस करना ये चाहिए कि अपने प्रोग्राम के अंदर सिर्फ वेरिएबल स्पेस को ही कंसीडर करें जब आप प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को फिगर आउट कर रहे हैं। आपको इस तरफ नहीं जाना है कि आपके प्रोग्राम में कितना फिक्स पोर्शन है। नो, आपको नहीं ध्यान देना है। ध्यान दीजिए कितना वेरिएबल पोर्शन आ रहा है, दैट द इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ देयर इज वन एग्जांपल ऑफ अ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। पहले तो मैं आपको ये एग्जांपल बता देता हूँ और फिर इस एग्जांपल की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। चलिए फिर सबसे पहले अपने एल्गोरिथम को देखते हैं, क्योंकि एल्गोरिथम को एक बार समझते हैं कि किस चीज़ का एल्गोरिथम है। तो जैसे कि नाम से पता चल रहा है, आपको दिख ही रहा होगा, एल्गोरिथम के ऊपर क्लियरली मेंशन है कि ये एल्गोरिथम है हमारा इटरेटिव फंक्शन ऑफ फॉर समिंग ए लिस्ट ऑफ नंबर्स। दैट्स मीन एक एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उस एरे के एलिमेंट्स को सम करके आपको आउटपुट प्रिंट करना है। तो ये है हमारा टास्क। अब और आपको क्लियरली एक्सप्लेन करते थे। अब मान लीजिए ये एक छोटा सा एरे है। ओके, एक छोटा सा एरे है। इस एरे के अंदर अब मान लीजिए ये एलिमेंट है, एक है 3, एक है 4, एक है 5 और एक है 6। ठीक। अब अगर हमारे पास ये एरे के एलिमेंट्स हैं और हमें इनको ऐड करना है, ओके, पॉइंट टू बी नोटेड, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? इसका रिजल्ट आना चाहिए 3 + 4 + 5 + 6। उम्मीद है आपको आउटपुट मिल गया होगा। तो रिजल्ट आया 6 + 4 10 15 एंड 18। तो इस प्रोग्राम का आउटपुट 18 आना चाहिए। मैं एक बार प्रोग्राम भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सम नाम से हमने एक फंक्शन लिया जिसमें दो आर्गुमेंट पास हो रहे हैं। पहला एरे ए, जैसे कि मान लीजिए ये ही हमारा है एरे ए, एक एरे ए, दूसरा एन। एन का मतलब है हमारा साइज कितना है। इस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग एरे के अंदर 4 एलिमेंट हैं, तो एन का साइज हो गया 4। ओके, नाउ s = 0, दैट्स मीन अ वेरिएबल s, कोई स्टार्टिंग वेरिएबल ले लिया जिसकी वैल्यू 0 रखी है। लूप स्टार्ट हो रहा है, लूप के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे पहले एक फॉर लूप है, फॉर लूप i = 1 to n। पहले मैं लूप समझा देता हूँ। देखिए ये एल्गोरिथमिक नोटेशन है, इसका मतलब ये है एक लूप स्टार्ट हो रहा है 1 से लेके n तक। ओके, और एक बार लूप चलने से क्या काम होता है? एक बार लूप चलने से ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है, s = s + a of i। अब मान लीजिए a हमारा एरे है, सो हाउ इट्स वर्क। सबसे पहले i = 1। अच्छा, मैं ये भी एक बात इंपॉर्टेंट बात बता दूं, क्योंकि ये एक एल्गोरिथम है,
एक्चुअल एरे हम जानते हैं इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, पहला इंडेक्स 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। बट हमें ये बात समझनी चाहिए क्योंकि ये एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम को डजेंट मैटर, एल्गोरिथम डजेंट मैटर आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एल्गोरिथम क्योंकि एक जनरल नोटेशन है, ये एरे स्टार्ट कर रहा है 1 से, तो इसका एरे 1 से लेके 4 तक जा रहा है, जो हमारे सी या सी प्लस प्लस या जावा के अंदर 0 से लेके 3 तक जा रहा है। तो चाहे आप 1 से लेके 4 तक बात कीजिए, 0 से लेके 3 तक बात कीजिए, एल्गोरिथमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइंडेड एल्गोरिथम आर नॉट अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन। ये एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जब आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे तब आपको ध्यान रखना पड़ेगा उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि वो एल्गोरिथम या उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर कौन सा एरे इंडेक्स 0 है या 1 है, अकॉर्डिंग टू दैट आपको लेना पड़ेगा। बट क्योंकि आप एल्गोरिथम लिख रहे हैं इसलिए हम 1 से स्टार्ट करते हैं। नाउ सबसे पहले s इक्वल टू एस प्लस ए ऑफ आई, एस की स्टार्टिंग वैल्यू 0 थी, तो मैं एक बार जल्दी से आपको लॉजिक समझा देता हूँ। तो 0 प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू 1 थी, तो डेफिनेटली ए ऑफ आई यानी कि 3, 0 प्लस 1 इक्वल टू 3 और आउटपुट आ गया 3। फिर लूप चलता है और डेफिनेटली इस बार एस की वैल्यू अपडेट होके 3 हो गई है, तो 3 प्लस ए ऑफ आई की वैल्यू 2 थी, तो 3 प्लस 2, दैट सेकेंड इंडेक्स पे एलिमेंट कौन सा 4, तो 3 प्लस 4 डेफिनेटली 7। सो वन बाय वन इस तरीके से एलिमेंट ऐड हो रहे हैं। और ध्यान दीजिएगा कि आपका जो इंडेक्स है वो इंडेक्स ये वाला है, ठीक है। अब ये वाला इंडेक्स आपका नहीं है क्या, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। योर इंडेक्स इज स्टार्ट फ्रॉम 1 to 4 इन अ एल्गोरिथम, ठीक है। तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी उसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में बताया गया कि यार आप ना फिक्स प्रोग्राम के अंदर वो पोर्शन जो फिक्स हो उसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। वो पोर्शन जो वेरिएबल हो यानी कि चेंज होता हो, जो यूजर के इनपुट के ऊपर डिपेंड करता हो, आप उस फीचर को लीजिए और उसके अकॉर्डिंग उस प्रोग्राम की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे इस प्रोग्राम में बेसिकली हमने 3 वेरिएबल बनाए हैं, बहुत सिंपल वेरिएबल बनाए हैं। पहला है एस, ठीक है, पहला वेरिएबल का नाम है एस। अब एस एक वेरिएबल है, दैट्स मीन हम हर एक वेरिएबल के लिए मान लेते हैं 1 बाइट ले रहा है, ओके। तो एस बना, एस के लिए हमने यहाँ पे लिख देते हैं, एस के लिए हमने लिया 1 बाइट, तो एस के लिए हमने लिया 1 बाइट। मैं ये भी लिख देता हूँ कि हमने किसके लिए लिया, हमने ये एस के लिए लिया। देन उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया आई, हमने आई के लिए भी 1 बाइट ले लिया, ठीक है, हमने आई के लिए भी 1 बाइट ले लिया। देन आफ्टर दैट हमें लेना है वो बाइट किसके लिए, हमें लेना है बाइट एन वेरिएबल के लिए, क्योंकि एन भी एक वेरिएबल है जिसको हमने अपने प्रोग्राम में यूज किया है। तो एन के लिए भी एक स्पेस ले लिया गया, एन इक्वल टू 1, और 1 बाइट उसके लिए भी ले लिया। तो हमने ये देखा कि टोटल कितने वेरिएबल बन गए, टोटल वेरिएबल बन गए 3, ओके। तो हमने 3 वेरिएबल्स को क्रिएट कर लिया, यानी कि इनका स्पेस क्रिएट कर लिया, ओके। नाउ अब क्योंकि हमने 3 वेरिएबल का स्पेस एक्वायर कर लिया, तो 3 स्पेस तो ये हो गया इस प्रोग्राम का। और सेकंड पॉइंट, हमने देखा कि इस प्रोग्राम के अंदर एरे है और एक एरे के अंदर एन एलिमेंट है, तो वो भी जगह लेंगे। तो एन प्लस 3, एन वो जगह जो आपका एरे लेगा, प्लस 3 वो जगह जो स्पेशली दो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो कि स्पेशली एन प्लस 3 यहाँ पे बन के निकलती है, यानी कि एन टोटल आपकी, क्योंकि एन आपका एरे है और एरे के अंदर एन एलिमेंट है, और 3 मैंने आपको बता दिया किसके लिए, एस आई और एन। तो इसको मिला के टोटल जो कॉम्प्लेक्सिटी बनती है वो बनती है एन प्लस 3। नाउ एक और एग्जांपल देखते हैं, और क्योंकि ये एग्जांपल रिकर्जन का है तो इसको फोकस करते हैं। रिकर्जन के एग्जांपल के अंदर में
recursive function for summing a list of a number, again same algorithm है, point to be noted, same algorithm है, but इस बार हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, इस बार हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड आउट कर रहे हैं एल्गोरिथम जिसके अंदर रिकर्जन को परफॉर्म किया हो। तो हमने कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, आरसम नाम से हमने एक एल्गोरिथम बनाया, ए एक वेरिएबल इसके अंदर लिया और एन दूसरा वेरिएबल हमने यहाँ पे लिया, यानी इसके अंदर भी सेम पहले वाले एल्गोरिथम की तरह दो वेरिएबल हैं। और सबसे पहले एल्गोरिथम कैसे चेक हो रहा है, यहाँ पे एक स्टार्टिंग कंडीशन आपके लिए लगा दी गई है कि चेक कर लीजिए यार, क्या चेक करना है, इफ एन की वैल्यू लेस देन इक्वल टू जीरो। अब एन की वैल्यू क्या है, एन की वैल्यू फॉर एग्जांपल डिपेंड अपॉन द साइज, मान लीजिए एरे का साइज 4 है तो एन की वैल्यू 4 है। ओके, तो आपसे चेक कराया गया क्या एन की वैल्यू जीरो से कम है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर एन की वैल्यू 4 है तो जीरो से कम नहीं होगा। देन रिटर्न, रिटर्न क्या करना है, देन रिटर्न 0.0। अब 0.0 क्या है कि अगर एन की वैल्यू 4 नहीं है तो 0.0 रिटर्न कर दीजिए। ओके, यानी कि अगर आपके एरे में कोई एलिमेंट नहीं है तो आपका जो सम होगा वो जीरो ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, दैट द मीनिंग। मान लीजिए एरे में 4 एलिमेंट है, मैं वो एरे यहीं बना लेता हूँ, ठीक है, एक बार फिर से क्लियरिटी रहेगी। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, 1 2 3 4। पहला नंबर कौन सा है, मान लेते हैं पहले नंबर लिया 10, दूसरा नंबर 3 लिया, तीसरा नंबर 4 लिया, फिर अगला नंबर 5 ले लिया। रैंडम नंबर्स लिए हैं हमने अपने एग्जाम्पल के लिए। अब क्योंकि एन की वैल्यू जीरो तो है नहीं तो रिटर्न 0.0 तो होने का बॉस कोई चांस ही नहीं है। चांस किस चीज़ का है, एल्स के चलने का। एल्स कैसे चल रहा है, अब एल्स चलते हुए टाइम देखिएगा, फोकस कीजिएगा एल्स के ऊपर। एल्स चलते टाइम एक रिकर्जन को कॉल कर रहा है, रिकर्जन उम्मीद है आप समझते होंगे। अ रिकर्जन इज अ फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ। ओके, मोस्ट इंपोर्टेंट डेफिनेशन ऑफ रिकर्जन, a recursion is a function which calls itself। ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है एक बार लॉजिक समझिएगा। तो जैसे ही आर सम ए माइन, मान लीजिए एरे के अंदर 4 एलिमेंट थे जैसे कि हमने दिखाए, ठीक है, हमने जैसे दिखाए एरे के अंदर 4 एलिमेंट थे, और जैसे ही एरे स्टार्ट होता है हमारा तो सबसे पहले देखिए किसका एडिशन हो रहा है, ए तो आपका एरे हो गया n-1। एन एरे के केस में फॉर एग्जाम्पल हमारे पास फोर्थ लोकेशन पे फिफ्थ एलिमेंट है, तो आपको क्या करना है, ए कोमा n-1, n-1 यानी कि 5-1, 5-1, हमारे केस में n का साइज 4 है तो 4-1, 4-1 क्या हो गया 3, 4-1 क्या हो गया बच्चे 3, ए ऑफ 3। एक तो ये पॉइंट हो गया। नाउ इसके साथ ऐड क्या हो रहा है बच्चे, इसके साथ देखिएगा ऐड हो रहा है नेक्स्ट नंबर ए प्लस एन। ओके, ए प्लस एन, एन मतलब आपका एरे का जहां भी लास्ट इंडेक्स है, तो ये लास्ट इंडेक्स आपको चेक करेगा कि आपका जो एरे ये रिकर्जिवली सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा, एडिशन अगेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने क्या किया कि सम निकालने से पहले, ओके, सम निकालने से पहले रिकर्जन कॉल हुआ है, और रिकर्जन क्या कोशिश कर रहा है, और रिकर्जन कोशिश कर रहा है कि आपके प्रोग्राम में जो भी नंबर्स पहले हैं, ओके ध्यान से सुनिएगा, एरे के अंदर, एरे कह सकते हैं, एरे के अंदर जो भी नंबर पहले हैं उनमें से आप रिकर्सिवली उतने नंबर्स को कॉल करता रहिए। जस्ट एक ही कंडीशन है, आप नंबर 1 बाय 1 अलग करिए। अब सबसे पहले तो आप एक बार एग्जांपल देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। अब मान लीजिए आर सम n-1, तो इसका मतलब क्या हुआ ध्यान से देखिएगा, ए की वैल्यू क्योंकि 3 है, ए की वैल्यू
3 प्लस ए एन, एन की वैल्यू लास्ट इंडेक्स है, मान लीजिए ए एन पे ए 4 होता तो 4 पे क्या आता आपका, 4 पे नेक्स्ट एलिमेंट आता 5। तो इसका मतलब है आपने एक रिजल्ट को अलग कर लिया और दूसरे रिजल्ट को भेज दिया रिकर्सिवली कॉलोन में। तो एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे समझने वाली है कि अगर आर सम ए एन माइनस वन को आप सॉल्व करने जा रहे हैं तो आपको 100% ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से रिकर्जन काम कर रहा है, क्योंकि अगर आप इसी में कंफ्यूज है कि रिकर्जन कैसे काम कर रहा है तो डेफिनेटली आप रिजल्ट को मिस आउट कर जाएंगे। तो यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड काम हो रहा है हमारा। तो 5 को हमने अलग कर लिया, हमने 5 को अलग कर लिया, और ए कोमा थ्री अगर ऊपर जाके आप देखेंगे तो वही एल्गोरिथम है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। तो बहुत सिंपल शब्दों में एरे का लास्ट एलिमेंट अलग कर दिया, फिर से आरसम फंक्शन को कॉल किया, लूप फिर से चला, अगेन आपने सेकेंड लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर दिया, फिर थर्ड लास्ट एलिमेंट को, फिर फोर्थ लास्ट एलिमेंट को। इस तरीके से वन बाय वन आपने एरे के सभी एलिमेंट डिलीट कर दिए, या डिलीट करने का मतलब है यहाँ पे सेंस ये बनता है कि आपने एरे के सभी एलिमेंट वन बाय वन कैप्चर कर लिए। अब जैसे ही एरे का आप सेकंड नंबर पिक करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट एरे का पिक करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको इंफॉर्मेशन दे देगा। तो यहाँ पे रिटर्न आर सम ए एन माइनस वन प्लस ए एन वन बाय वन एरे के एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है। ठीक है, मैं एक सिंपल एग्जांपल यहाँ पे एग्जांपल को थोड़ा सा और आपको बारीकी से बताता हूँ, आप देखिएगा। ओके, तो आर सम ए कोमा एन माइनस वन, जैसे ही ये कॉल हुआ आपका एरे फिर से कॉल होता है, और नेक्स्ट कॉल करके किसको देता है, वो नेक्स्ट बार कॉल करके देता है नेक्स्ट नंबर को। नेक्स्ट नंबर क्या है यहाँ पे, नेक्स्ट नंबर है आपका जो भी एरे में अगला नंबर बचा हुआ। फिर जैसे वो नंबर जाता है, आप इस तरीके से वन बाय वन एरे का लास्ट इंडेक्स रिमूव करते जा रहे हैं, एरे को ऐड करते जा रहे हैं। और जब ये सारा सिलसिला रुक जाएगा, ध्यान दीजिएगा रुकेगा कब, फिर से मैं बता रहा हूँ सुपर इंपॉर्टेंट लाइन, आपको रिकर्जन के अंदर ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये रिकर्जन कब जाके एंड हो रहा है, और इसके लिए आपको इफ केस जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि इफ केस ये ध्यान रखता है कि आप इनफाइनाइट लूप में तो नहीं चले गए हैं। तो रिटर्न एल्स के अंदर आप आर सम एन माइनस वन करके देखिए, एक नंबर कम होके आएगा, वो नंबर आप ए प्लस एन के अंदर रिट्रीव कर दीजिए, आपका प्रोग्राम एग्जैक्टली परफेक्टली फाइन वर्क करेगा। ओके, नाउ इस पॉइंट के अंदर यहाँ भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम किसके अंदर फोकस कर रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज़ है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कहलाती है जितना स्पेस लिया है। अब रिकर्जन में कितना स्पेस लिया है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक फंक्शन के अंदर या एक रिकर्जन के अंदर जब जब फंक्शन की कॉल लगती है, तो जितनी पैरामीटर हैं आपके रिकर्जन उस फंक्शन के अंदर, हर एक कॉल पे उतनी मेमोरी प्लस मेमोरी ऑफ स्टैक आपका यूटिलाइज होगा। ओके, यानी कि अगर आप सिंपल शब्दों में समझे तो हर एक प्रोग्राम का एक एड्रेस होता है, और आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होने के बाद सही एड्रेस पे पहुंचे, इसके लिए आपने जगह जगह पे उस एड्रेस को पहुंचाने के लिए एड्रेस सिंबल का यूज कर सकते हैं, या एड्रेस का यूज किया हुआ है। ओके, तो वन बाय वन ये कैलकुलेट होगा, और वन बाय वन ये कैलकुलेट होने के बाद रिटर्न सम आपको उस फंक्शन का सम रिटर्न करेगा। बट क्योंकि क्योंकि ये क्लियर है कि हर एक फंक्शन जब कॉल होता है तो जितना आर्गुमेंट हो वो प्लस एक स्पेस एड्रेस का जहाँ पे कंट्रोल रिटर्न करना है, वो हर बार काउंट होगा। तो अगर हर बार काउंट होगा तो हमें इस प्रोग्राम के अंदर ये ध्यान देना है कि ये आरसम फंक्शन कितनी बार कैलकुलेट हुआ है। तो देखिए, ये आरसम फंक्शन टोटल n प्लस वन टाइम्स कैलकुलेट हुआ है। ओके, n प्लस वन टाइम कैलकुलेट हुआ है, और एक बार अगर आरसम फंक्शन चलता है तो 3 स्पेस लेता है। अगर ये आरसम फंक्शन n+1 बार चलता है तो ये डेफिनेटली 3 मल्टीप्लाई बाई n+1 का स्पेस लेगा,
और ये कहलाती है इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, तो ये था सभी बातें स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। अब हम आगे के लेक्चर में फोकस करेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। तो आज की क्लास यहीं रैप अप करते हैं।